हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, आज हम ईवीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मेरा ईवीएस का पहला वीडियो होगा। सीटेट का जो ईवीएस सिलेबस है वो मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगी। ओके एंड यस, आज चैप्टर 1 करेंगे विच इज़ इन्वायरमेंट। ठीक है, चैप्टर 1 करेंगे जो इन्वायरमेंट है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ओके, Environment क्या है? Environment is an English word and it originated from the French word environneur which means neighborhood. Environment फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है और इन्वायरमेंट का मतलब होता है, इन्वायरनर से ओरिजिनेट हुआ है विच इज़ अ फ्रेंच वर्ड एंड इसका मतलब होता है नेबरहुड, मतलब हमारे आसपास का एरिया। नेबरहुड में हमारे क्या क्या होता है? पीपल होते हैं, प्लेसेस होते हैं, थिंग्स होती है, नेचुरल थिंग्स होती है जैसे पेड़ पौधे, घर, सड़क, आसपास हमारे जो भी कुछ चीज़ें होती है, लोग होते हैं, वो सब हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, वो सब हमारा हमारा इन्वायरमेंट ही होता है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या है? किस चीज़ से मिलकर बना है इन्वायरमेंट? तो इन्वायरमेंट एक तो नेचुरल है, एक मैन मेड है। मैन मेड हो गया जो मैन के द्वारा, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और नेचुरल जो नेचर जो हमेशा से ही है, जो नेचुरल है, जिसको हम बोल सकते हैं कि भगवान का बनाया हुआ है। ओके, एंड मैन मेड है जो मनुष्य का बनाया हुआ है, इंसानों का बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेचुरल में दो टाइप के होते हैं, एक बायोटिक, एक अबायोटिक। ओके, बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे जो सांस लेते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं। ओके, जो सांस लेते हैं, जो जीते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, और अबायोटिक, अबायोटिक को फिजिकल भी कहते हैं। अगर फिजिकल आएगा एग्जाम में तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों एक ही नाम है, अबायोटिक एंड फिजिकल। ये होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो सांस नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, लाइट एंड सॉइल, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। ये भी हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। ओके, वाटर, एयर, लाइट, इन्वायरमेंट में सब कुछ होता है। तो ये सब नेचुरल है, बायोटिक एंड एबायोटिक। ये पहले से ही है और चलता आ रहा है। हमें नहीं पता ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे हुआ, हमेशा से ही है और हमेशा रहेगा। इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। मैन मेड जो इन्वायरमेंट है वो मैन के द्वारा बनाई हुई, जैसे बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, पार्क्स, कल्चर, ब्रिजेस, जो ब्रिज है, ये सब मैन के द्वारा बनाया गया है और ये सब इंक्लूड होके हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं। ठीक है, बायोटिक, अबायोटिक एंड मैन मेड। ओके, एरियाज ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के एरियाज क्या क्या है? इन्वायरमेंट के बेसिकली 4 मेन एरियाज है। ओके, एक जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 4 मेन एरियाज है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। ओके, लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, एक सेकेंड, मैं जस्ट अ सेकेंड। जो अपर मोस्ट लेयर, जो अर्थ की एकदम ऊपर वाली जो लेयर है, वो लिथोस्फेयर आती है उसमें। और इसका 29% लैंड का लिथोस्फेयर है। ठीक है, जो लिथोस्फेयर है वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है और अर्थ का 29% पार्ट लिथोस्फेयर है। उसमें रॉक्स आ जाती है, मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, रॉक्स, मिनरल लिथोस्फेयर में आते हैं। माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज, ये सब भी लिथोस्फेयर में आती है। यहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं एनिमल के लिए, ग्रासलैंड्स होते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। फॉरेस्ट होता है, लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए और रहने के लिए। ठीक है, तो ये सब, तो हम कहाँ रहते हैं? हम लिथोस्फेयर में रहते हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर भी लिथोस्फेयर में होता है, मिनरल्स भी यहाँ होते हैं, ग्रासलैंड्स भी लिथोस्फेयर में होता है, माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन्स, वैली सब लिथोस्फेयर में होता है। ओके, नाउ हाइड्रोस्फेयर, लेट मी इरेज दिस। ओके, हाइड्रोस्फेयर क्या हुआ? हाइड्रोस्फेयर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट्स रिलेटेड टू वाटर।
जो वाटर बॉडीज़ है, और अर्थ का 71% जो पार्ट है वो वाटर बॉडीज़ से भरा हुआ है, ठीक है। 71% पार्ट में वाटर बॉडीज़ है। अब इसमें ओशंस भी आते हैं, सी भी आता है, जितने भी सीज़ है, रिवर्स भी आते हैं, एंड अदर वाटर बॉडीज़, ठीक है। ये सब मिलके हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं। और हाइड्रोस्फेयर में जो पानी है वो बहुत सारे फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे आइस में होता है, ओके, वाटर वेपर में होता है, एंड अंडरग्राउंड वाटर होता है, पानी ग्राउंड के नीचे। आइस में आपको पता ही है, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पूरे आइस से कवर्ड होते हैं, एंड वाटर से ही क्लाउड्स बनते हैं और वो बारिश करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोस्फेयर हुआ। एंड एटमॉस्फेयर, थर्ड है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये जो हुआ आपका, ये लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, जो हवा की जो लेयर है, एयर की जो लेयर हैं, ठीक है। ये एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस आपको पता है बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती है एयर में, लाइक नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहती है, एंड CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और भी बहुत सारी गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं, वाटर वेपर भी रहता है एयर में। इट प्रोटेक्ट्स इस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन की हार्मफुल रेज से एटमॉस्फेयर हेल्प करता है, ठीक है। वेदर चेंज करने में, क्लाइमेट चेंज करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है एटमॉस्फेयर, एंड रेडियो कम्युनिकेशन में भी एटमॉस्फेयर बहुत हेल्प करता है, ओके। लेट मी रेज दिस। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है? ये अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे लैंड भी होता है, वाटर भी होता है, एयर भी होता है, एंड ये तीनों मिला के लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी एक चीज़ मिस हो जाए तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर वाटर नहीं हो तो कोई भी ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं होगा, या एयर नहीं होगी तभी भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। लैंड, ये तीनों ही चीज़ें जहाँ पे रहती है उसको बायोस्फीयर कहते हैं, और यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं। ये तीनों ही फेवरेबल कंडीशंस है लाइफ के लिए, ओके, फेवरेबल सिचुएशंस है। नेक्स्ट, ये हम कर चुके हैं। हाँ, इकोसिस्टम क्या हुआ? इट इज़ द सिस्टम इन विच ऑल लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स इन विच दे लिव। इसमें सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं, ओके। एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे वाटर इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फिश होती है, और भी बहुत वाटर एनिमल्स होते हैं, एंड प्लांट्स भी कह सकते हो आप। हाँ, ये जो कुछ टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक सेकेंड में थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। हाँ, ठीक है। A.G. टेंसले ने जो इकोसिस्टम जो वर्ड था, कॉन्सेप्ट दिया था A.G. टेंसले ने, ठीक है। ये आपको लर्न करना होगा। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। इकोसिस्टम की जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है, उसको इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अर्नस्ट हैकल ने दिया था इकोलॉजी टर्म, ओके। ये वर्ड जो इकोलॉजी है ये दिया था अर्नस्ट हैकल ने, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं, मोस्टली हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का फंक्शनल यूनिट कहते हैं इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्प्रेरी भी हो सकता है। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्रेश एक्वाटिक इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ओके। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ट्रॉपिकल इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। ट्रॉपिकल इकोसिस्टम को मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब आपको लर्न करना होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से।
अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहले हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें बेसिकली 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में 3 मेन पार्ट्स होते हैं बायोटिक के। अब बायोटिक के भी 3 पार्ट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ओके, ये थोड़ा मैं, हाँ, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या हुआ? कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। अब एक्सक्यूज़ मी, अब कंज्यूमर्स में भी 4 टाइप के होते हैं कंज्यूमर्स। एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो काऊ, डियर, गोट, ग्रास हॉपर ये सब आते हैं। आपको पता है काऊ प्लांट्स खाती है, डियर भी प्लांट खाता है, गोट भी प्लांट खाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, डायरेक्टली वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जैसे प्लांट्स। सेकेंडरी हो गया फ्रॉग, कैट, फॉक्स। ओके, फ्रॉग, कैट ये क्या करते हैं? ये एनिमल्स को खाते हैं। ओके, थर्ड है टर्शरी। टर्शरी है जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाता है और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाता है, ठीक है। ये इनको भी खाते हैं और इसको भी खाते हैं। और इस पे कौन कौन आते हैं? जैसे लाइन ईट्स, अच्छा ये पिकॉक नहीं होगा, इसमें यहाँ पे डियर होगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, पिकॉक की जगह डियर हो गया। जैसे लाइन ईट्स डियर, डियर को खाता है जो प्राइमरी कंज्यूमर है। एंड ऑल्सो फॉक्स, फॉक्स को भी खाता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। ओमनीवोरस होता है, ओमनीवोरस जैसे प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं वो, एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स कौन हुए? प्लांट्स। ओमनीवोरस प्लांट्स को भी खाते हैं एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स, एक सेकेंड में इरेज कर देती हूँ सबको एक बार। तो ओमनीवोरस है ये, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हम प्लांट्स भी खाते हैं, और हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी खाते हैं। यस, काऊ, गोट, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग, मतलब मोस्टली सब जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो खाते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन लोग तो सिर्फ प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। ओके, तो इसमें ह्यूमन बीइंग्स आ जाती है, कैट आ जाती है, क्रो आ जाता है एंड पिकॉक आ जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स 4 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को मतलब प्लांट्स को खाते हैं, एक सेकेंडरी है फ्रॉग, कैट, फॉक्स ये एनिमल्स को खाते हैं, एक टर्शरी है लाइन ईट्स पिकॉक एंड ऑल्सो फॉक्स, सॉरी यहाँ पे डियर होगा। अब जैसे लाइन फर्स्ट, डियर जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको भी खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर फॉक्स उसको भी खा रहा है, ठीक है। ओमनीवोरस है जो या तो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि ह्यूमन बीइंग कौन से कंज्यूमर में आता है, तब आपको करना होगा ओमनीवोरस, ठीक है। ओमनीवोरस आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड डीकम्पोजर्स, थर्ड डीकम्पोजर्स है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर हम कर चुके हैं। डीकम्पोजर्स क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। ओके, ये क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं? वायरस, यस, ये क्या करते हैं? कोई भी जब डेड एंड डीकेड लिविंग बीइंग्स जब होता है, जब कोई भी जैसे एनिमल डेड मर जाता है, तो ये उसको डीकम्पोज कर देते हैं, उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और सिंपल फिजिकल मैटर में चेंज कर देते हैं लिविंग बीइंग्स को, बैक्टीरिया, फंगी और इस वायरस, इसीलिए इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अबायोटिक, हम बायोटिक कर चुके हैं। अबायोटिक में लाइट, एयर, वाटर, सॉइल एंड कार्बोनिक मैटर्स ये सब आते हैं। ओके, नाउ फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन विच फूड एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। फूड चेन क्या होती है?
डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं और इसका सिस्टम ये होता है कि एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा एनिमल तीसरा एनिमल दूसरे को खाता है, फिर जो फोर्थ नंबर पे वो तीसरे को खाता है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे प्लांट्स है, ग्रास हॉपर प्लांट को खाता है। ठीक है फिर फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है। एक सेकेंड, ग्रास हॉपर प्लांट को खाता है, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है, स्नेक फ्रॉग को खाता है। ठीक है, अब देखो इसी को फूड चेन कहते हैं। प्लांट इज ईटन बाई ग्रास हॉपर इज ईटन बाई फ्रॉग इज ईटन बाई स्नेक्स। ठीक है, तो ये जो चेन है और इसमें फूड की एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, प्लांट्स खाएगा, ग्रास हॉपर में फूड एनर्जी आ जाएगी, फिर ग्रास हॉपर की फूड एनर्जी फ्रॉग में चली जाएगी, फिर फ्रॉग की फूड एनर्जी स्नेक्स में चली जाएगी। ठीक है, एंड ये जो फूड चेन है ये वन डायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा नहीं है इधर भी आ रही है या एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें पता है सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। सन के हेल्प से ही प्लांट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस खाना बना पाते हैं। फिर प्लांट को कोई खाता है, फिर उन एनिमल को दूसरे एनिमल्स खाते हैं, फिर ये फूड चेन चलता रहता है। लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। ठीक है, सन, फिर प्रोड्यूसर्स जिसमें प्लांट आ जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स। ओके, फूड वेब क्या होता है? अ नेट ऑफ मेनी फूड चेन्स। अब जैसे यहाँ पे तो एक ही फूड चेन था, ठीक है, लेकिन जब बहुत सारी फूड चेन आ जाती है तो उसको फूड वेब कहते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। अच्छा, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है। जो एनर्जी का पिरामिड होता है ये हमेशा अपराइट होता है। ठीक है, हमेशा अपराइट होता है, वर्टिकल पोजीशन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब फूड चेन में जब ट्रांसफ़र होता रहता है, जब उस ट्रांसफ़र में क्या होता है, 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है रास्ते में और 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। अब जैसे प्लांट से ग्रास हॉपर, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, एक सेकेंड। अब जैसे प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया तो ग्रास हॉपर के पास सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, 90% वे में लॉस्ट हो जाएगी। ग्रास हॉपर ने फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया तो फ्रॉग के पास सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी। ठीक है, फिर स्नेक ने फ्रॉग को खाया तो स्नेक के पास सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी और 90% जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाएगी, रास्ते में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फूड की जो 90% एनर्जी है रास्ते में ख़त्म हो जाएगी एंड सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होते जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो है ये अपराइट होता है। ओके, ऊपर ऐसे वर्टिकल पोजीशन में जाता है। फूड प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर। ये देखो ये फूड वेब है। इसमें क्या रहता है, इसमें एक से ज़्यादा फूड चेन होती है। कैसे होती है अभी हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा एक और, ठीक है, अब जैसे ह्यूमन गोट भी खाता है एंड ह्यूमन प्लांट भी खाता है। यस, हम गोट एंड प्लांट दोनों ही खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं। फिर रैबिट प्लांट खाता है, फॉक्स रैबिट को खाता है, लायन रैबिट को खाता है। अब स्नेक भी रैबिट को खाता है। ठीक है, एंड पीकॉक स्नेक को खाता है, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है, स्नेक फ्रॉग को खाता है, हॉक स्नेक को खाता है। अब ये देखो 3 फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी है। ठीक है, इसीलिए इसको एक ये रही फूड चेन, एक ये रही, तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको फूड वेब कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये चीज़, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो फूड चेन होती है, ओके, ये जो फूड चेन होती है, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाएगा, कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे क्या होता है
इसमें जो एनर्जी 10% मैंने आपको बताया 10% ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 10% एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ 10% ऑफ एनर्जी, इसको कहते हैं लिंडमैन्स 10% लॉ। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से दिख जाएगा। MAN, लिंडमैन्स 10% लॉ, ठीक है। ये जो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं लिंडमैन्स 10% लॉ। ओके, अब जैसे देखो सन, ये एग्जांपल लेते हैं, ये एक्चुअली आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1000 होगा, यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है। अब 1000 का 10% क्या होगा? 100 ट्रांसफ़र हुई है प्रोड्यूसर्स में। अब 100 का 10% होगा 10, प्राइमरी कंज्यूमर 10, खाली 10%, मतलब 100 का 10 ट्रांसफ़र हो रहा है। 10 का 10% होगा 1, सेकेंडरी कंज्यूमर को 1 ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर टर्शरी को 1 का 10% होगा 0.1, ठीक है। तो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिर्फ। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो, कैसे आप सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें 2 कॉन्फ्रेंस होती है, एक इंटरनेशनल लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। इंटरनेशनल लेवल के जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972 में हुई थी, इसमें क्या हुआ था, द प्रिंसिपल ऑफ वन अर्थ वॉज अडॉप्टेड, कि अर्थ एक ही है हम सबके लिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप इसको डिस्ट्रॉय कर दोगे तो दूसरी अर्थ आपके पास है, नहीं, एक ही अर्थ है, हमें इसी को ही बचाना है, हमें पानी को बचाना है, हमें पेड़ पौधों को बचाना है, हमें नेचर को बचाना है, हमें अर्थ को बचाना है, ठीक है। एंड इसी ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी स्वीडन में जो हुई थी, ओके, स्वीडन में हुई थी, SWEDEN, और इसी में डिसाइड हुआ था कि 5 जून विल बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होगा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और इसी कॉन्फ्रेंस में UNEP को का जन्म हुआ, यूनाइटेड यू, एक सेकेंड मैं आपको इसका फुल फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। ये UNEP का फुल फॉर्म है। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इसका जन्म हुआ था, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका मेन एम क्या था कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, ठीक है, इन्वायरमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे बचाना, इन्वायरमेंट को, उसको सुरक्षित करना। नेक्स्ट, अर्थ समिट। अर्थ समिट 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था जो ब्राज़ील में है, एंड 182 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और एजेंडा 21 क्या है, ये इसमें एक डॉक्यूमेंट इशू हुआ था इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे, जिसका नाम है एजेंडा 21, ओके। इंडिया में क्या क्या हुआ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या एक्ट्स बने, क्या क्या मूवमेंट्स हुए, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम सबको पता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना था, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। और मेन उस कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट भी हुए हैं इंडिया में, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे फेमस है चिपको मूवमेंट, जिसके बारे में आप सबको पता होगा। ये रैनी विलेज में हुआ था, गोपेश्वर, उत्तराखंड के गोपेश्वर में, ये जी का है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, आपको पता ही है, सुंदरलाल बहुगुणा इसके लीडर थे, और इसमें जो पेड़ है उसको ऐसे उन्होंने चिपक गए थे ताकि पेड़ को कोई कट नहीं करे, ठीक है। तो ये चिपको मूवमेंट हुआ था। ऐसा ही एक मूवमेंट हुआ था राजस्थान के खेजड़ली विलेज में, जो जोधपुर सिटी में है। अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी लाइफ दे दी खेजड़ी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए, ठीक है। खेजड़ी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने अपनी लाइफ दे दी, और उन पे अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड भी बना है, ठीक है, जो उन लोगों को दिया जाता है जो
जो इन्वायरमेंट को, जो प्लांट्स को, जो पेड़ को बचाने के लिए कुछ काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। एक अपीको मूवमेंट था जो पांडुरंग हेगड़े ने उसके वो थे, लीडर थे, 1983 में हुआ था और ये कर्नाटका में हुआ था। एंड ये चिपको मूवमेंट का ही एक फॉर्म था, ठीक है। वो भी पेड़ के चिपक जाते थे, उसको हक कर लेते थे ताकि उनको पेड़ को कोई काटे नहीं, ठीक है। एक नर्मदा मूवमेंट था। नर्मदा मूवमेंट ये क्या था, ये इसके जो मेन लीडर्स थे बाबा आमटे एंड मेधा पाटेकर था। ये हुआ था स्टार्ट टू अपोज द बिल्डिंग ऑफ डैम ऑन द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर पे डैम नहीं बने, इसीलिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन अवार्ड, जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हैं उनको कुछ अवार्ड्स देते हैं, जैसे इंदिरा गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड 1987, ओके, ये 1987 में स्टार्ट हुआ था। और इन्वायरमेंट के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किसी का रहता है उसको ये अवार्ड मिलता है। एक राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड 1993 में हुआ था, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन और यूनिट्स जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्लान्स इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्लान बनाते हैं ताकि इन्वायरमेंट गंदा नहीं हो, इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं हो, उसको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन को ही मिलता है ये, स्पेशली इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन के लिए है। ओके, नेक्स्ट, ये कुछ डेट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट रिलेटेड डेज, अर्थ डे 22 अप्रैल को आता है। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे 22 मई को आता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को आता है। वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को आता है, अक्टूबर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे 26 नवंबर, ओके, ये आपको लर्न करना होगा। एंड यस, इन्वायरमेंट रिलेटेड वीक, इन्वायरमेंट एक वीक एंड मंथ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक वीक भी होते हैं जो पूरा वीक वो सेलिब्रेट होता है, जैसे वन महोत्सव, ओके, जैसे वन महोत्सव है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड फेब्रुवरी, जुलाई का पहला सप्ताह और फेब्रुवरी का पहला सप्ताह, पूरा सप्ताह वन महोत्सव सेलिब्रेट होता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ वीक 1 to 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, ठीक है। बेसिकली जो फर्स्ट वीक है या सप्ताह है अक्टूबर का, वो सेलिब्रेट होता है वाइल्ड लाइफ वीक एवरी ईयर, ओके। नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस मंथ, ये एक मंथ सेलिब्रेशन होता है, जैसे एक महीना का सेलिब्रेशन होता है, 19 अक्टूबर टू 18 नवंबर ये डेट है, ठीक है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये बेसिकली इससे फुल फॉर्म भी पूछता है और इसका काम भी पूछ सकता है आपको कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का फंक्शन क्या होता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ठीक है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये EVS का फर्स्ट चैप्टर मैंने पूरा कवर कर दिया है और ये देखने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता है बुक से देखने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मैंने बेसिकली सारा कंटेंट इसमें डाल दिया है। एंड आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो चैप्टर वाइज मैं सारा सोल्यूशन डालूँगी, सारा एक्सप्लेनेशन डालूँगी, जो CTET का EVS का जो सिलेबस है उसका, ओके। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू सो मच।